मेरी जब से मंगनी हुई थी तब से मेरी बहन मुझे शादी के मुताल्लिक अजीब तरह की बातें बताती तो मेरी हालत गैर हो जाती और दिल करता कि अभी शादी हो जाए। जैसे ही मेरी शादी का दिन आया तो मैं बहुत बेचैन हो गई। लेकिन जब मेरी बहन मेरे पास आकर बोली कि आज रात तेरी जगह मैं सुहाग रात। मैं कोई ऐसी छोटी बच्ची भी नहीं थी, 17 साल की एक जवान लड़की थी और मंगनी शुदा थी। अगले हफ्ते मेरी खाला की दोनों बेटियों की एक साथ शादी थी और वो पता नहीं मेरी बड़ी बहन के साथ घंटे भर से लगकर बैठी क्या खुसर फुसर कर रही थी। कोई 2 घंटे बाद जब मेरी खाला और उनकी बेटियां वापस अपने घर चली गई तो मैंने अपनी बड़ी बहन से फ़ौरन पूछा, बाजी ये अनीला और अंबर आपके साथ बैठी क्या बातें कर रही थी, जो मुझसे छुपाने की ज़रूरत पेश आ गई। शर्मीन बाजी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, जब तुम्हारी शादी के दिन करीब आएंगे तब तुम्हें भी बता दूंगी मैं उनसे क्या बात कर रही थी। दरअसल उन्हें मेरे मशवरों और टोटकों की ज़रूरत थी, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। शर्मीन बाजी की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। भला वो ऐसे कौन से मशवरे और टोटके बांट रही थी जिसकी ज़रूरत अंबर और अनीला को थी। यही बात जब मैंने बाजी से पूछी तो वो सरगोशी में कहने लगी, मियाँ को खुश रखने के लिए लड़कियों को बहुत से टोटके आने चाहिए, क्योंकि अगर शादी की पहली रात ही मियाँ का दिल ना जीता जाए तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। बाजी की इस बात पर मैंने एक ज़ोरदार कहका लगाया था, क्योंकि पूरे घर में ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि शर्मीन बाजी फ़ारूक भाई से लड़कर हमारे घर आ बैठी हुई थी। अम्मा को तो यही मालूम था कि फ़ारूक भाई ने अपनी मर्ज़ी से उन्हें रहने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन चल रही थी। मैंने फ़ौरन कह भी दिया कि बाजी आपकी तो अपनी ज़िंदगी ही अच्छी नहीं चल रही, आप दूसरों को क्या मशवरा देंगी, बेहतर यह है कि पहले अपना घर सुधार ले। मेरी बात सुनकर बाजी को आग लग गई और वो कहने लगी, देख लेना, एक दिन अनीला और अंबर तुम्हें खुद बताएंगी कि कैसे मेरे टोटकों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। रही बात तुम्हारे फ़ारूक भाई की, तो मैं उनका दिल जीतना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे काबिल ही नहीं। बाजी की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। पता नहीं उन्हें फ़ारूक भाई में ऐसी कौन सी कमी नज़र आती थी जो वो उन्हें अपने काबिल नहीं समझती थी, जबकि फ़ारूक भाई एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे और वो बाजी से बहुत मोहब्बत भी करते थे। वो हमारी फूफो के बेटे थे और अब्बा ने बहुत मोहब्बत से बाजी को उनके साथ दूसरे शहर रुखसत किया था। लेकिन शादी के अगले ही दिन से उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तनाव नजर आने लगा। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो नए शादीशुदा जोड़े हों। मेरी और शर्मीन बाजी की मंगनी एक साथ हुई थी। अब्बा ने शर्मीन बाजी की मंगनी फारूक भाई से, जबकि मेरी मंगनी मेरे खाला के बेटे फवाद से करती थी। मैं उम्र में छोटी थी, इसीलिए अब्बा ने मेरी शादी के लिए 1 साल का वक्त मांग लिया था, जबकि शर्मीन बाजी को मंगनी के कुछ अरसा बाद ही धूमधाम से रुखसत कर दिया गया था। लेकिन पता नहीं शर्मीन बाजी को फ़ारूक भाई से कौन से गिले शिकवे थे जो दूर ही नहीं होते थे। पहले वो मुझसे फ़ोन पर बात करती तो फ़ारूक भाई की बुराई लाजमी करती थी, और अब तो पिछले 1 महीने से वो हमारे घर ही आकर बैठी हुई थी। अम्मा को लगा था कि शायद दूसरे शहर से आई हैं, इसलिए ज़्यादा दिन रहेगी, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि वो किसी बात पर झगड़ा कर कर यहाँ आ बैठी थी। ऐसे में जब वो दूसरी लड़कियों को मशवरा दिलवाती तो मुझे उन पर भी हंसी आती और दूसरी लड़कियों पर भी, जो बाजी से मशवरा लेने के लिए हमारे घर चली आती थीं। पता नहीं उन्होंने खाला की दोनों बेटियों को भी कौन से मशवरे से नवाज दिया था जो वह खुशी खुशी वापस चली गई थी। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब उन दोनों की शादियां होती और वह बाजी के बताए टोटकों को आजमाती। देखते ही देखते एक हफ्ता और गुजर गया और हम सब घर वाले तैयार होकर शादी में पहुंच गए। फवाद भी वहाँ मौजूद थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक पढ़े लिखे सरकारी ऑफिसर थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और वो फ़ौरन ही मेरे पास चले आए थे। उनके हाथ में एक कागज़ी लिफाफा था। उन्होंने उसमें से फूलों के कंगन निकाले और मेरे हाथों में पहना दिए। ये मंजर देखते ही शर्मीन बाजी कहने लगी, वाह भाई फवाद, तुम तो अभी से ही गुलाम हो गए हो। शर्मीन बाजी की बात सुनकर फवाद मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हाँ, नरमीन है ही इतनी प्यारी कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। फवाद की बात सुनकर ना जाने क्यों शर्मीन बाजी के चेहरे का रंग बदल गया था।
تقریب میں سارا وقت فواد میرے ساتھ رہتے۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر ہر کوئی شرمین باجی سے فاروق بھائی کے بارے میں پوچھتا رہا اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ شادی کے دوسرے دن خالہ کی بیٹیاں رسم کے مطابق خالہ کے گھر ملنے کے لیے آئیں، تو میں اور باجی بھی اماں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ سب بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میں اور شرمین باجی انیلا اور امبر کے ساتھ ان کے کمرے میں جا بیٹھے تھے۔ تنہائی پاتے ہی انیلا اور امبر نے باجی کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، شرمین باجی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کی وجہ سے پہلی ہی رات ہم نے اپنے شوہروں کے دل جیت لیے ہیں۔ واقعی آپ کے ٹوٹکوں میں بڑا دم ہے۔ فاروق بھائی تو بہت خوش نصیب ہیں جنہیں آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی بات سن کر شرمین باجی مسکرا دی اور کہنے لگی، بعض تم دونوں اسی طرح میرے ٹوٹکوں پر عمل کرتی رہو، تمہارے شوہر خود بخود تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ امبر اور نیلا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ باجی نے انہیں ایسے بھی کون سے ٹوٹکے بتائے تھے جو وہ دونوں اس قدر خوش تھیں اور باجی کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ہی میں نے تعجب سے باجی سے پوچھا کہ مجھے بھی تو بتا دیں، آپ نے ایسی کون سی پٹیاں ان دونوں کو پڑھائی ہیں جو ان کے اتنے کام آئے ہیں؟ باجی نے میرے سر پر چپت لگائی اور کہنے لگی، تھوڑی شرم کرو، تمہیں ہر بات کی بہت جلدی ہے، تمہاری شادی میں بس تھوڑا ہی وقت ہے، صبر رکھو، میں تمہاری شادی تک یہیں موجود ہوں، تمہیں بھی ایسے کارآمد ٹوٹکے بتاؤں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی، دیکھنا میں تمہاری زندگی بدل کر رکھ دوں گی۔ میں نے حیرت سے باجی سے کہا، میری شادی میں تو ابھی 2 مہینے باقی ہیں، کیا آپ 2 مہینے اور یہیں رہیں گی؟ فاروق بھائی آپ کو لینے نہیں آئیں گے کیا؟ اس طرح تو پھپھو بہت ناراض ہو جائیں گی۔ شرمین باجی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، تمہیں بڑی فاروق بھائی اور پھپھو کی فکر ستا رہی ہے، بے فکر رہو، وہ دونوں نہ ہی مجھے لینے آئیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی شکوہ ہوگا، میں سکون سے تمہاری شادی تک یہیں رہوں گی اور شادی کی تیاریاں اپنے سامنے ہی کرواؤں گی۔ اور تم میری اکلوتی بہن ہو اور فواد سے بھی تو میرا دوہرا رشتہ ہے۔ باجی کی بات مجھے ہضم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میں وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی کیونکہ اماں ہمارے آگے آگے ہی چل رہی تھی اور اگر انہیں ایسی کسی بھی بات کی بھنگ پڑ جاتی تو اچھا نہیں ہوتا۔ 4 دن بعد ہی میری سالگرہ تھی اور فواد میری سالگرہ پر ایک بڑا سا کیک اور بہت قیمتی موبائل فون لے کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ انہوں نے بہت دھوم دھام سے میری سالگرہ منائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے باجی سے کہا، مجھے آپ کے ٹوٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ فواد تو ویسے ہی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری بات سن کر باجی ہنسی اور کہنے لگی، مرد کی محبت بس 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، ایک دفعہ اسے وجود پر قبضہ مل جائے تو پھر کوئی محبت باقی نہیں رہتی۔ باجی کے ڈکے چھپے جملوں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اور فاروق بھائی کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا مجھے لگا کہ میرا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے، مجھے اماں یا ابا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن میں اماں سے یہ بات ڈائریکٹ کیسے کرتی؟ اسی لیے ایک دن موقع دے کر اماں کے ساتھ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، باجی کب اپنے گھر جائیں گی؟ انہیں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کتنے دنوں کے لیے آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری پھپھو کا مزاج بگڑ جائے۔ اماں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شام کے وقت ہم سب چائے پینے ایک ساتھ بیٹھے تو اماں نے باتوں باتوں میں باجی سے ان کی واپسی کا پوچھ لیا۔ باجی نے بڑی ڈرائی سے کہہ دیا، اماں، نرمین کی شادی سے پہلے میں واپس لاہور نہیں جاؤں گی، میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر کے ہی جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں کہنے لگی، دیکھو شرمین، ایک شادی شدہ بیٹی کا اتنا لمبا عرصہ اپنے میکے میں بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں۔ تیری پھپھو کیا سوچے گی کہ ہم نے رشتہ داری کا خوب فائدہ اٹھا لیا اور تجھے اتنا لمبا عرصہ اپنے گھر ہی رکھ لیا ہے۔ اماں کی بات سنتے ہی شرمین باجی تڑپ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ کے گھر پر میرا حق نہیں رہا؟ کیا میں یہاں کچھ دن اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں گزار سکتی؟ یہ سن کر اماں چپ ہو گئی اور پھر دوبارہ باجی سے واپسی کا نہیں کہا۔ البتہ اماں اور باجی نے دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ سارا دن شرمین باجی اماں کے ساتھ بازاروں کے چکر کاٹتی، میں گھر میں رہ کر گھرداری کرتی۔ دن بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اب تک ایک دفعہ بھی فاروق بھائی نے نہ ہی ہمارے گھر کا چکر لگایا تھا اور نہ ہی کوئی فون کیا تھا۔ اماں نے پھپھو کو میری شادی کی دعوت دینے کے لیے فون کیا تو ان کا لہجہ بھی بہت روکھا پھیکا سا تھا۔ انہوں نے سرسری طور پر کہہ دیا تھا
कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतनी दूर शादी में आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। यह सुनकर अम्मा कुछ हैरान हुई थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फूफो ने हमारे घर आने के लिए मना किया हो, और वो भी शादी जैसे बड़े मौके पर। फ़ोन बंद करते ही अम्मा ने बाजी से पूछा, सच बता शर्मीन, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? तेरी फूफो का मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे इतने लंबे अरसे से यहाँ रुकने की वजह से वह नाराज़ हो गई हों? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि घर लौट जा, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी। अम्मा की बात सुनकर बाजी गुस्से में कहने लगी, क्या हो गया है अम्मा? फूफो के घुटनों में दर्द है और कोई बात नहीं। तुम तो हर बात का बतंगड़ ही बना देती हो। फारूक आ जाएंगे तो शादी में, फिक्र ना करो। बाजी ने अम्मा को तसल्ली दे दी, लेकिन अम्मा अजीब सी तशवीश लग रही थी। फिर शादी का शोरगुल शुरू हुआ तो अम्मा फूफो को भूलकर कामों में मसरूफ़ हो गई। और शादी से एक रात पहले मैंने शर्मीन बाजी से कहा, अब तो मुझे भी बता दो, और आपके पास ऐसे कौन से टोटके हैं जिसे आजमाने से इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बदल गई है? मेरी बात सुनकर बाजी मेरे करीब आई और फिर राजदारी के साथ मुझे एक टोटका बताया जो बहुत ही अलग था, और मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, यह कैसा टोटका है? इसको करने से क्या होगा? बाजी कहने लगी, करके तो देखो, सब कुछ बदल जाएगा। मैंने बाजी की बात मान ली और फवाद के साथ रुखसत होकर उनके घर पहुंच गई। तो मुझे मेरी खाला ने कमरे में बिठाया। फवाद के आने में कुछ वक्त बाकी था और यही मौका था जब मुझे बाजी के बताए हुए टोटके पर अमल करना। मैंने वही किया जो बाजी ने कहा था और वापस अपनी जगह संभल कर बैठ गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। फवाद तो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और अगर बाजी का टोटका कामयाब हो जाता तो वो हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो जाते। कुछ देर इंतज़ार के बाद फवाद कमरे में चले आए, लेकिन उनके चेहरे का रंग कुछ फीका सा लग रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गए, लेकिन कोई बात ना की। ऐसा लगता जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। मैंने फ़ौरन फवाद से पूछा, सब खैर तो है? आप ऐसे खामोश क्यों बैठे हैं? फवाद ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मैंने हैरानी से फवाद से कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या छुपाया? फवाद कहने लगे, मैं जान गया हूँ कि शमीन बाजी इतने अरसे से तुम्हारे घर क्यों बैठी हुई है, क्यों तुम्हारी फूफो शादी में शरीक नहीं हुई, और फारूक भाई के चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ था। फवाद की बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया। मुझे लगा कि शायद वो जान गए हैं कि बाजी और फारूक भाई के दरमियान मसाइल चल रहे हैं। मैंने सर झुकाकर फवाद से कहा, मैं बताना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। मुझे डर था कि पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर फवाद ने गौर कर मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हें यह बात इतनी मामूली सी लगती है जो तुम इतनी आसानी से इस बात का एतराफ़ कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले ही सब कुछ साफ साफ बता देती। फवाद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने यह बात आपको या किसी और को नहीं बताई, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई कि आप हमारी शादी की रात इस बात को लेकर इतना हंगामा खड़ा करें। फवाद अचानक से मेरे पास से उठे और अपने बिस्तर के नीचे हाथ मारा, और उनके हाथ वो नींबू और मिर्चें लग गईं जो बाजी ने मुझे उनके बिस्तर के नीचे रखने के लिए कही थी। उन्होंने मेरे आगे वो नींबू और मिर्चें फेंकी और कहा, ये क्या है? मैंने हिचकिचाते हुए फवाद से कहा, आपका दिल जीतने के लिए मैंने बाजी का बताया हुआ यह टोटका आजमाया है। बाजी ने मुझे कहा था, अगर शौहर का दिल जीतना चाहती हो तो ये नींबू और मिर्चें एक दुआ पढ़कर शौहर के बिस्तर के नीचे रख देना और वह पूरी तरह तुम्हारा हो जाएगा। फवाद ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे खींचकर बिस्तर से खड़ा किया और कहने लगे, तुम्हें बहुत ही सीधी सादी और शरीफ लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही मक्कार निकली हो। अपने हाथों अपनी बहन का घर बर्बाद करके तुम्हें सुकून नसीब नहीं हुआ था, जो तुमने मुझ पर भी जादू करवाना शुरू कर दिया है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि शर्मीन बाजी तुम्हारी वजह से घर आकर बैठी हुई है। वो तो शर्मीन बाजी की नेकी और शरावत है जो उन्होंने तुम्हारा ये घनौना चेहरा दुनिया से छुपा कर रखा और किसी को ना बताया कि फारूक भाई ने तुम्हारी वजह से उन्हें घर से निकाल बाहर किया। कैसी लड़की हो जो अपने ही बहनोई पर नज़र जमाए बैठी हो? अगर तुम्हें फारूक भाई से इतनी ही मोहब्बत थी तो मंगनी के वक्त ही इस बात को हमारे आगे बयान कर देती, तो आज हम सब की ज़िंदगियाँ ऐसे अजाब ना बनती। फवाद के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उनके अंदाज बता रहे थे कि वह मुझ पर कोई बड़ा सितम डालने वाले हैं, और इसलिए मैं उनके आगे रोते हुए हाथ जोड़े और कहा
کہ खुदारा ऐसी बातें ना करें, मुझ पर भरोसा रखें, मैंने कोई धोखा नहीं किया और ना ही मेरा फ़ारूक भाई के साथ कोई ताल्लुक़ है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सब लोगों से ये बात छुपाई कि बाजी अपने घर से झगड़ा करके आई हुई है, लेकिन उनके झगड़े के पीछे क्या वजह है इसका इल्म मुझे खुद भी नहीं है। फवाद ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, चलो मान लेता हूँ कि तुम्हें नहीं मालूम कि शर्मीन बाजी क्यों अपने घर से यहाँ आकर बैठी हुई है, लेकिन फिर इन लीमू और मिर्चों का क्या मकसद? क्या तुम उसे जान छुड़वाने के लिए काला जादू नहीं करवा रही हो? जादू का लफ्ज़ सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, हरगिज़ भी नहीं, मैं क्यों जादू करवाऊंगी? मुझे तो बाजी ने ये टोटका आपका दिल जीतने के लिए बताया था। मेरी बात सुनकर फवाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, वाह नरमीन, बातें तो बहुत खूब बनाती हो। मुझे खुद शर्मीन बाजी ने बताया है कि तुम्हारी वजह से उनका घर टूट गया है, क्योंकि तुमने फ़ारूक भाई के दिल में जगह बना ली है और अब तुम उसे जान छुड़वाकर उनकी ज़िंदगी में जाना चाहती हो और इसलिए तुमने काले जादू का सहारा लिया है। तुम्हारे इसी जादू की वजह से फ़ारूक भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है और तुम्हारी फूफो भी उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। जाओ जाकर फ़ारूक भाई के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। फवाद ने मुझ पर कहर ढा दिया, जिसके बारे में वह तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। शादी की रात ही तलाक का तमगा मेरे सीने पर सजा दिया गया था और यह सब क्यों हुआ था मुझे समझ नहीं आया था। मैं रोती पीटती वापस घर चली गई, लेकिन यहाँ भी कोई मेरा मसीहा नहीं था, बल्कि सब मुझे ही मुजरम समझ रहे थे। मैंने शर्मीन बाजी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, बाजी सबको सच बताएं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और वह टोटका मुझे आप ही नहीं बताया था। बाजी ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैंने तुम्हें ऐसा कोई टोटका नहीं बताया, मैंने तुम्हें कहा था कि शोहर की खिदमत करना। मुझे क्या मालूम तुमने लीमू और मिर्चें क्यों रखी। अलबत्ता मैं इतना दूर जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से फ़ारूक ने मुझे घर से निकाल दिया है। फ़ारूक को तुम्हारे जैसे खूबसूरत और कम उम्र लड़की चाहिए थी, उनकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं थी और फिर कुछ ही वक्त में मुझे पता चला कि तुमने उन पर जादू करवाया है, इसलिए वो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। तब ही मैं अपना घर छोड़कर वापस चली आई। तुमने सिर्फ फवाद को ही नहीं, फ़ारूक को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। मैंने ये बात किसी और को इसलिए नहीं बताई कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, लेकिन तुमने तो जादू करके अपना घर भी उजाड़ दिया है और मेरा भी। यह कहकर शर्मीन बाजी ज़ारोकतार रो रही थी और अम्मा ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सबको यही लग रहा था कि मैंने दोनों बहनों का घर बर्बाद कर दिया है। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था और बाद में मुझे पता चला कि बाजी तलाक लेकर यहाँ आई थी और फिर कुछ वक्त बाद मेरी मर्जी के बगैर मेरा निकाह फ़ारूक भाई से पढ़ा दिया गया और बाजी की शादी फवाद के साथ कर दी गई। वो हो गया था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे बाप ने मुझे हाथ जोड़कर फ़ारूक के साथ रुखसत कर दिया और साफ साफ कह दिया कि अब मैं कभी पलट कर यहाँ ना हूँ। मैं अब तक नहीं जानती थी कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, लेकिन जब मैं फूफो के घर पहुंची तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हकीकत समझ आने लगी। शर्मीन बाजी शुरू से ही फ़ारूक भाई को नापसंद करती थी और उन्हें एक पढ़े लिखे और अमीर शख्स से शादी करनी थी। फ़ारूक भाई पढ़े लिखे तो थे लेकिन अमीर नहीं थे और इस बात ने बाजी के दिल में हसद की आग जला दी। बाजी ने खुद अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर डाला और फ़ारूक भाई के दिल में ये बात डाल दी कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और इसलिए बाजी उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती।